माइकल जॉर्डन हाथी है एना जिंदगी मौत दे खेलां च मेरे बेली चंदरे ऐसे ने जेड़े डंड मारदे जेलां च टुट टुट पैंदे हाथी है रोकिया किसे दे खम बैठा केड़ी कंट्री फोन उत्ते मंत्री एक टेप कट के कडाली लैम्बो Comrades, this is the Vanguard and today our guest senior communist leader Comrade हेतराम बेनीवाल जी जो कि फॉर्मर संगरिया से MLA रह चुके हैं पहले एंड अभी वृद्धावस्था में है, पर फिर भी वैचारिक तौर पे अपन देखें तो जो मार्क्सवादी मूवमेंट के जो मार्गदर्शक के तौर पे आज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, तो हेतराम जी से वो प्रेरणा लेते रहते हैं एंड उनसे सीखते हैं। सर ने काफ़ी संघर्षों में टाइम बिताया है, जेलें भी काटी है। तो कॉमरेड साहब, पहले तो आपको रेड सैल्यूट एंड वेलकम। सर, आपकी जर्नी एक रूरल ग्रामीण परिवेश देहात से हुई है, फिर आप जयेंद्र व्यास यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं MA किए सर, वो कैसे सफ़र रहा सर? उस टाइम उस दौर में पढ़ना, आज भी बच्चे मतलब इतने दूर तो नहीं जाते, कठिन होता है। यूनिवर्सिटी तो नहीं थी उस वक्त, जयेंद्र व्यास यूनिवर्सिटी उस वक्त तो मैं जोधपुर से पढ़ा हूँ पहले। अच्छा। बीकानेर पढ़ा हूँ, 4th ईयर 3rd ईयर 4th ईयर बीकानेर से किया है और 2nd ईयर जो है पिलानी से किया है। MA जो मैंने है वो जाके जसवंत कॉलेज जोधपुर से। अच्छा। उस वक्त जोधपुर में यूनिवर्सिटी नहीं थी और ना यूनिवर्सिटी कोई बीकानेर में थी, यूनिवर्सिटी सिर्फ एक जयपुर में थी। जयपुर में थी, RU थी। ओके। सर, उस टाइम SFI संगठन एग्जिस्ट नहीं करता था, AISF में थे आप पहले? AISF था। तो उसमें सर पार्टी जो दो टुकड़े हुई वो 64 में हुई। 64 में। उससे पहले कई आंदोलन हुए, उससे पहले मैं पार्टी में भी आ गया, वर्कर भी रहा, गंगानगर जिले का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी रहा। अच्छा। राजस्थान में सेक्रेटरी मेंबर भी रहा। तो वो दौर चला गया। उसके बाद आप जब स्प्लिट हुई पार्टी किस सन की? 1964 में हुई थी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में 1964 में। उससे पहले आपका जो झुकाव है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरफ किस टाइम आया और पढ़ाई के दौरान कैसे आप? कम्युनिस्ट मूवमेंट का तो मैं बचपन से ही, जब आज़ादी की लड़ाई थी उस वक्त मैं बहुत छोटा था। अच्छा। और यहाँ पढ़ते थे स्कूल में, यहाँ हाई स्कूल था सिर्फ। अच्छा। गंगानगर में, तो मैं हाई स्कूल तक यहीं पढ़ा हूँ। यहाँ ही हम जो कुछ राजनीतिक समझ थी वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। और उस समझ के कारण राजशाही का विरोध मुख्य मुद्दा था, क्योंकि यहाँ साधु सिंह का राज। सादुल भाई वापिस जाओ, ये सर, ये जो नारा है ये हमने गढ़ा है। मनमोहन अपने वो मोहर सिंह जी राजगढ़ वाले, अच्छा, वो यहाँ आए थे। अच्छा। और उनका गीत था ये, सादुली बाई मुर्दाबाद। सादुली। उस टाइम सर आप 15 साल के थे शायद? हाँ, 13-14 साल। तो आज के दौर में साथियों, कॉमरेड साहब वैसे थोड़े बोलने में और तकलीफ है, अभी भी डॉक्टर साहब आए हुए फिर भी टाइम दिया है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना, सर की बातों को ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं बता दूं, आज के दौर में जब एक तरफ तो डेमोक्रेसी की बात की जाती है, लोकतंत्र की बात की जाती है, दूसरी तरफ जो भी वो फ्यूडल लॉर्ड है, सामंत है, उनकी तरफ माला चढ़ाई जाती है और उनको
ग्लोरीफाई किया जाता है। तो सर ने 15 साल की उम्र में जो राजाशाही के जो राजा वाली फीलिंग लेते हैं, आज भी कुछ लोग लेते हैं, तो उनके खिलाफ बगावत की थी और इतना इनमें वो चेतना थी। तो आप देख सकते हैं आज के दौर में जो भीड़ किस तरफ जा रही है। जो भीड़ है एक मोब है, जो मंदिरों की तरफ जाने वाली मोब है, मस्जिदों की तरफ जाने वाली है, वो सीख सकती है कि डेमोक्रेसी सिचुएशंस में क्या होती है। सर एक आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी ऑफर हुई थी। वो तो असल में 1957 में फीस विरोधी आंदोलन हुआ। अच्छा, स्टूडेंट फेडरेशन का। हाँ जी सर। तो मैं उस वक्त जो है प्रेसिडेंट था स्टूडेंट फेडरेशन का, राजस्थान का। और थोड़ी बहुत संस्था जो है ये जनसंघ वाले ने भी, दीपक वाले थे तब तो, यानी जो संघ था, तो संघ के जो लड़के हैं वो भी हमारे साथ मिले। एक सामूहिक इवन कांग्रेस के लड़के मिले और पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। विद्यार्थियों का वो जो आंदोलन था, उसके बाद कोई विद्यार्थियों का राजस्थान पैमाने पर, पूरे राजस्थान की पूरे एरिया में कोई आंदोलन नहीं हुआ। छुटपुट तो हुए हैं, कोटा में हुए हैं, बीकानेर में भी हुए हैं, सब जगह। पर वो छुटपुट लोकल समस्याओं के लिए थे, वो मास लेवल पे नहीं है। मास लेवल के नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी थी और उस फीस को घटाने के लिए वो आंदोलन था। मोहनलाल सुखाड़िया हडियल चीफ मिनिस्टर था, उसने पटाने के लिए भी भेजा हमको। एक जोशी थे, वो भी SFI के लीडर थे। हम दोनों को उसने बुलाया। किसका नाम बताया सर आपने? जोशी। जोशी। बाद में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए हिंदी जयपुर में। हाँ, वो तो चले गए। यानी हम दोनों के बाद उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर था एजुकेशन। वो एक ऑफर लेके आया दोनों जगह की। महाराजा कॉलेज था उस वक्त। महाराजा कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट की अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट लेटर मेरे नाम से और उसके नाम से दो अपॉइंटमेंट लेके उसने एक बड़ा सा लेक्चर दिया। मैं उस वक्त पुलिस पीछे थी तो कहीं छुपा हुआ था, पर वो पूनम बिश्नोई जो है उसका थोड़ा मेरा रिश्ता था पहले से। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि आप आ जाओ, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, आप नहीं भी मानोगे तो हम इस दिन तो नहीं पकड़ेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा, वादा किया उन्होंने। तो मैं चला गया बीच में, किसी बीच में होटल में बाहर जगह कहीं प्रोग्राम बढ़ा दिया। उसने आके वो लेटर दिया दोनों को। मैंने कहा पूर्ण जी माफ़ करना, ये जो आप लेके आए हो, मेरे अंदर एक द्वंद्व था। जब वो सुनी ना तो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा था मैं कि बिल्कुल यंग 20-22 साल का, कौन सी जिंदगी पसंद करें। एक तो नौकरी की जिंदगी,
जो ऊपर तक जाती है चलो ठीक है, चलती रहती है। जो भी अपने से सीनियर हो स्वाय सेवा करो, सरकार की उनकी चटुकारी करो, यही और अपनी रोटी कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ, पैसे इकट्ठे करो। दूसरी जिंदगी है जिसमें सिवाय कांटों के कुछ नहीं। और राजस्थान कोई बंगाल नहीं था या केरल नहीं था, कोने में थोड़ा सा असर था, गंगानगर में, सीकर में, थोड़ा सा कोटा में। सर कोटा में भी पहले था, अजमेर में थोड़ा थोड़ा असर था। तो सर ये आपकी जो आवाज़ थी उसको सप्रेस करने के लिए वो लालच लेके आए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज जो बच्चे जो एक गवर्नमेंट है जो सरकारें है वो गुलाम तैयार करती है, स्लेव बनाती है, और स्लेव बनने के लिए होड़ लगी हुई है जो नौकरी का बोलते हैं, तो स्लेव तैयार करती है। जो इंडिपेंडेंट बोलता है उसको तो सरकारें सहन ही नहीं करती, उनको निकाल दिया जाता है। चाहे DU में आप प्रोफेसर देख लीजिए, JNU में देख लीजिए, बहुत सारा। तो सर ने उस टाइम उस दौर में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को ठोकर मार के और जनवादी जो मूवमेंट था जनता के लिए लड़ना चुना। काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर आप को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर के वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रही है। और सर वैसे कॉमरेड साथी जानना चाहते हैं, आपको चाहने वाले पूरे राजस्थान ही नहीं सर, कम्युनिस्ट जो लोग हैं बाहर से भी काफ़ी नेचर से दुआएं करते हैं कि आप जल्द मतलब अब एक स्वस्थ होके उनको कोई नया मैसेज दे, उनको प्रेरणा दे, और काफ़ी साल वो आपको देखना चाहते हैं पब्लिक लाइफ में। तो अभी स्वास्थ्य में कैसा है सर, आप सुधार है कैसे? पहले आपकी सर्जरी हुई थी। स्वास्थ्य जो है, सर्जरी का तो कनेक्शन नहीं है। मेरे को थोड़ा सांस की तकलीफ हो गई जो नहीं थी पहले तो हार्ट की थी, वो हार्ट की वजह से ही हो गई। वो थोड़ी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, और खास तौर से ऐसे मौसम में जब मौसम बदलता हो, सर्दी से गर्मी हो, गर्मी से सर्दी हो, या ऐसा तो उसमें बदलाव आता है तो तकलीफ हो जाती है। सर आपके जैसे वैसे शुरुआती तौर पे या समय के साथ इवोल्व हुए पॉलिटिकल आइडियल कौन थे आपके, किसको मानते हैं आप? असल में राजस्थान में मोहन पूनिया था। मोहन पूनिया, अच्छा। पार्टी का सेक्रेटरी भी था, अच्छा वर्कर था, बहुत बढ़िया, स्पीकर भी बढ़िया था, मार्क्सिज्म की नॉलेज भी उसको बढ़िया थी। वो पार्टी में कई साल रहा। मेरा वो असल में मैं उसके संपर्क में जब से आया तब से ही मैंने ज़रा मार्क्सवाद पर ध्यान दिया। उसने मुझे किताबें में सप्लाई करी, गाइड भी। HK व्यास दूसरा लीडर था, तो उससे पहले सेक्रेटरी था। HK व्यास जोधपुर का, ये पाली का था, उससे हम घृणा करते थे। वो एरिस्टोक्रेट था, कम्युनिस्टों का करैक्टर नहीं था उसका, सिंपल रहने का नहीं था। क्योंकि वो जोधपुर से 1957 में MLA बन गया था। 1957 में पार्टी टिकट से। कम्युनिस्ट पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में जोधपुर से मिली था इसको। सर एक
उस टाइम आपके कितने कुछ पंडित नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री भी थे, तो सर आज काफ़ी थ्योरीज गढ़ी जा रही है, तो पंडित नेहरू के बारे में सर आपका क्या व्यू है, कैसे लीडर के तौर पर? असल में नेहरू जो है वो लिबरल सोशलिस्ट लीडर थे। सोशलिस्ट। कांग्रेसी तो इसलिए कि महात्मा गांधी कांग्रेसी थे जी सर। और उनका प्रभाव उनसे बहुत ज़्यादा था और उनके प्रभाव के बिना कोई राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ये जो उसका उससे संपर्क था गांधी से, गांधी भी उसको बहुत पसंद करते थे, पर विचार नहीं मिलते थे। विचार सर पंडित नेहरू को आज भी मतलब जो विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज है अफ्रीका में, और वो आज भी कॉमरेड की तरह मानती है उनके विचारों को। वो रशिया से प्रभावित थे सर, कॉमरेड ही थे एक तरीके से। वो पहले तो नहीं थे, बाद में हो गए रशिया से प्रभावित। रशिया की क्रांति से 62 में जब चाइना अटैक का मामला आया तब वो निखर गए और रशिया उस वक्त इंडिपेंडेंट था, मतलब न्यूट्रल था, चीन की मदद नहीं की थी, ना हिंदुस्तान की थी। अच्छा, हिंदुस्तान की होते ही ऐसी थी, ठहरी नहीं उसके आगे। एक तरह से उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, उनको भगाया। जो पहाड़ों पर गए ना हिंदुस्तानी, उन लोगों को भगाया। तो इसका नेहरू पर बहुत प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव। सर उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी का वो स्प्लिट होने का कारण एक ये भी था चीन वाला, तो उसको स्टैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का जो था कि पार्टी दो गुटों में हो गई, क्योंकि चाइना ने हमला कर दिया। कुछ लोग तो थे प्रो डांगे खुद, इस तरह के लोग जोशी और ये सारे तो इसमें थे कि ये गलत कर रहा है, चीन ने हम पर हमला किया है और चीन से हमारा दुश्मनी लड़ी थी। बाकी लोग कहते चीन कम्युनिस्ट है, ठीक है, वो चीन को करना पड़ गया। इन्होंने जब थोड़ी शरारत ज़्यादा की तो इनको सबक सिखाने के लिए करना पड़ गया, उसको इग्नोर करके, और कम्युनिस्ट मूवमेंट को देखना चाहिए। ऐसे लोग थे, वो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट के तौर पे देखते थे। हाँ, तो इस लिहाज से CPIM जो है उस वक्त बनी, CPIM वो बनी जो थोड़ी चाइना के उस रूप में समझते थे, कोई समर्थक नहीं थे, माओ के आइडियाज कैरी करते, माओ क्या हो रही है। सभी अभी ये माले है, ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो एक टाइम के काफ़ी वॉयलेंट हुआ करती थी। और तो सर क्या लगता है भविष्य, क्या लगता है जो कम्युनिस्ट पार्टी जब बहुत गुटों में बंटी हुई है, हो सकता है सर एक होने से एक जो ये राइट विंग का राइज हो रहा है देश में या पूरी दुनिया में अपन देख सकते हैं, एक्सपेक्ट है लैटिन अमेरिका में सर अपन देख सकते हैं, वहाँ लेफ्ट की काफ़ी सरकारें आई है, अफ्रीका में भी आई है, पर जो राइट विंग है राइज हो रहा है, यूरोप हो गया, US हो गया, अपन इंडिया में तो पीक पर है। तो जो कांग्रेस इस मुझे नहीं लगता कि इस चैलेंज को अकेले फेस कर पाएगी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ है उनको एक मंच पर आना चाहिए। और कैसे भविष्य देखते हैं आप? असल में कम्युनिस्ट पार्टी में बदकिस्मती रही कि बहुत से लीडरों की जान या उम्र कम रही।
कुछ तो मैच्योर होके मरे, बाकी कम उम्र में चले गए। तो पीछे जो अब रह गया वो इस कैरेक्टर का नहीं रहा, वैचारिक तौर पे क्या एशिया में किसी को लीड कर सके। अच्छा, एशिया में और जो पार्टी है वो चीन के प्रभाव की पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ का प्रभाव रहा नहीं, क्योंकि रूस जो है वो खुद बागी हो गया। तो सर ये बिल्कुल जो मेरे साथी है, वन ऑफ मैं पर्सनल व्यू भी रख रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मूवमेंट ही है इस प्लेटफॉर्म पर। तो पंडित नेहरू मेरा वन ऑफ द फेवरेट आइडल रहे हैं अभी तक, इवॉल्व हो सकते हैं टाइम के साथ। इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, भगत सिंह, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने सर एशिया की बात कर रहे थे लीड करने की। जो पंडित नेहरू एकमात्र ऐसे लीडर थे जो सोशलिज्म जो होता है, एक अपने हो गया कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट, इसके बीच का जो आइडिया, सोशलिस्ट का आइडिया बनाने में टीटो ये यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया का सुकार्नो और नासिर मिस्र से और हिंदुस्तान से नेहरू, ये ग्रुप था 5 लोगों का। नाम मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो साथियों जो कह रहे हैं सर साउथ एशिया में या लीड करने वाला जो डेवलपिंग कंट्री की स्पेशली बात कर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट आइडिया है, पर उस दौर में टिल द इंदिरा जी से पहले तक जो बांग्लादेश स्प्लिट नहीं हुआ, पाकिस्तान, उससे पहले तक जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया या अफ्रीका हो गया, तो उसमें लीड करने वाले नाम को पंडित नेहरू को ही माना जाता था, जो एक बीच का आइडिया लेके आए सोशलिज्म का, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट, जो फार कम्युनिस्ट है उसके बीच का। तो उस पर काफ़ी अपन कुछ देख सकते हैं। आप उनके बारे में, मेरे कम्युनिस्ट साथी है, ज़रूर पढ़िएगा, लर्न करने को मिलेगा आपको। सर एक आपके यहाँ पे चल रहा था 1959 में ज़मीन भूमिहीनों को ज़मीन को लेके आप आंदोलन कर रहे थे, और आपको सरेआम बाज़ार में लाठीचार्ज भी हुआ और जेल में भी डाला गया। उस टाइम सर क्या था, भूमिहीन जो कौन सा आंदोलन चल रहा था? असल में क्या है कि ज़मीन जो है हनुमानगढ़ के आसपास बहुत बड़ा ज़मीन सरकारी पड़ी थी, सरकार, और सरकारी ज़मीन जो बड़े बड़े जागीरदार थे, नहर का जो पानी आया भाखड़ा का, पहले भाखड़ा सिस्टम का पानी आया, हाँ सर, कंकनाल तो 27 की बनी हुई है, लिमिटेड एरिया, बाकी बहुत ज़्यादा एरिया भाखड़ा का था। हाँ। उसमें नहर जो आई वो 54 के बाद पानी आया। उस पानी से जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी तो जी लपकाया, इसलिए कि अब ज़मीनें अपने ले नीलामी पर, और उसको पानी लगेगा करोड़ों की हो जाएगी। हम सोचते थे कि कांग्रेस ने नारा दिया हुआ है कि जब हमारा राज आएगा तो हम गरीब को ज़मीन देंगे। किसी गरीब के पास ज़मीन नहीं थी, चंद लोगों के लैंडलॉर्ड्स के पास थी। तो वहाँ में आंदोलन लड़ा कि भूमि ज़मीन की, उसकी नीलामी हो रही ज़मीन की, वो शुरू की सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया, लैंडलॉर्ड्स को देने के लिए। तो बोली लेते थे, हम बोली बंद करवाते थे, और इस टसल में
आज़ाद बहुत प्रयत्न करना पड़ता है जलसा करने के लिए, पब्लिक इकट्ठा करने के लिए। उस वक्त ना तो गाड़ी थी, ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई ऐसा साधन था जिससे आप लोगों को इकट्ठा कर सकें, सिवाय आदमी के खड़े के। और वो चीख के गांव में बोले कि भाइयों वहाँ चलो। तो हम थोड़ी सी इतला करते हैं ना गांव में, तो गांव के लोग 15-15 हज़ार की भीड़ इकट्ठी आ जाती, गरीबों की। और लैंडलॉर्ड उसके खिलाफ होते हैं। लैंडलॉर्ड चंद होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, उनकी लॉबी हावी होती है। लॉबी हावी होती है। तो लड़ाई के मामले में तो वो दिखता नहीं कोई सा बड़ा आदमी, सब एलूफ रहते, पढ़ने दो इनके। और वो लोग मैदान में आते थे, तो उसके जलसे होते थे। एक जलसे में बहुत बड़ा जुल्म हुआ, वो ये कि सरेआम 15,000 लोगों में से पर लाठी का चार्ज किया गया। और उसमें मुझे भी, मैं बोल रहा था। आप तो सर नज़रों में थे, लीड करने वाले में से, मतलब बोलने में होशियार थे। स्पीकर था मैं, अच्छा, बोल रहा था। शौकत खड़ा था, शौकत सिंह मक्का सर। मक्का। हाँ जी। तो मेरे पर लाठी की और अरेस्ट करके पीटते हुए लॉकअप तक ले गए। लॉकअप सामने ही थी। उसके बाद अरेस्ट कर लिया। 5-6 दिन बाद जमानत हुई, तो पूरा हनुमानगढ़ बंद हो गया। बाजार बंद रहे 2 दिन। व्यापारी भी हमारे साथ थे इसमें, व्यापारी वर्ग साथ में था। अच्छा। हमदर्दी थी। और शौकत सिंह लोकल वहीं का रहने वाला था। और बोलने में, चलने में, मदद करने में, व्यक्तिगत लोगों को मदद करने में उसका बहुत रोल था। इसलिए वो उसका हुक्म होता था, ऑर्डर दोस्तों बाजार बंद। सर 1970 में आईजीएनपी को लेके और आप योगेंद्र नाथ हांडा सहित अनेक आप लाठीचार्ज हुए, घायल हुए, जेल भी गए। फिर इंदिरा जी ने आपको स्पेशल वार्ता के लिए बुलाया था। 1970 का आंदोलन फिर हुआ। वो आंदोलन हुआ जब राजस्थान कैनाल का पानी आया 66। हाँ जी सर। 66 में 66 में पानी आया। तो उस पानी का जो अथाह पानी था, 18,000 क्यूसेक पानी। तो सोच ही नहीं सकते, एक समुद्र था, एक तरह का नदी थी, पानी नहीं था। तो उस वक्त हमने मांग की, भाई तुमने उस वक्त दिया नहीं जमीनों को, हमको मार पीट के भगा दिया, जेड़ों में कर दिया। 3-3 महीने की जेल हुई, हम रोते फिरे। तो अब इस पानी अब खो दो, अब राजस्थान कैनाल में उन्हीं की जमीन दो। लो ये था कि 1955 के जो आदमी उनको अगर कोई जमीन है तो उनको 1 मुरबा जमीन। ये तय कब हुआ कि वहाँ भी यही हुआ दौर, हनुमानगढ़ में हुआ कि जमीन नीलाम का। सुखाड़िया एक बहुत अनडेमोक्रेटिक और एक ऑटोक्रेट आदमी था। उसने वहाँ पे ट्राई की, बोली शुरू कर दी। मैं आंडा 20-30 आदमी हम गए। तीसरे दिन बोली थी उस दिन, और वहाँ हमारे को लाठियों से बीट के और गिरफ्तार कर दिया, बीकानेर जेल ले गए। बीकानेर बिछवा सेंट्रल जेल।
केदारनाथ भी थे, चोट लगने लगी, उनको भी अरेस्ट कर दिया। और मुरलीधर व्यास जिंदा थे, अच्छा, वो हमसे मिलने आए, उन्होंने सपोर्ट किया भी। सर अभी काफ़ी चीज़ें आपके बारे में कॉमरेड साथी भी है, इंटेलेक्चुअल लोग भी है, वो रिसर्च करके बुक में भी कंबाइन कर रहे हैं एंड उन चीज़ों से भी साथियों को सीखने को मिलेगा। आपने टाइम दिया इसके लिए सर थैंक यू। पर अभी एक जो मैसेज आप देना चाहिए आज की जो स्पेशली जो कम्युनिस्ट लोग हैं या सारी जो यंग जनरेशन है, जो लीडरशिप है आज की, उसको एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? क्या कौन सी चीज़ों में ध्यान? असल में क्या है कि नौजवानों का उभार कांग्रेस के खिलाफ हुआ 1960 में, और वो 5-10 साल तक चला। जबरदस्त विद्यार्थियों के, नौजवानों के जलसे होते थे, संघर्ष होता था। ऑल इंडिया बंद ये वहीं से शुरू हुआ। स्टूडेंट और मजदूरों का इतना असर था। अच्छा, धीरे धीरे जैसी परिस्थिति कम्युनिस्टों की बदली, कम्युनिस्ट कमजोर हुए, तो वो सारा दौर खत्म हो गया। नौजवान जो थे वो कम्युनिस्ट के सहारे ही उभर रहे थे। दूसरी जो नौजवानों की संस्था है वो तो धार्मिक थी, आज भी। तो वो धर्म का गुणगान करने के लिए नौजवान इकट्ठे करते थे। और जिन परिवारों में बचपन से धर्म की गुठी दी जाती बच्चे को, ऐसे लड़के उसमें जाते थे, तो वो संघर्ष नहीं करते थे कभी। आज ये पूरा सिस्टम बदल गया। आज के पॉपुलिज्म राइज नहीं हो रहा है सर कहीं जो आजकल जो है, आजकल स्थिति चल रही है बड़ी विचित्र। ना तो आंदोलन बढ़ रहा है, राइटिस्ट लोगों का भी आंदोलन बढ़ नहीं रहा। राइटिस्ट लोग भी एक स्टैंड स्टिल है मोदी के चारों तरफ। यानी डेमोक्रेसी मेन हथियार है राइटिस्टों का। अगर वो जिंदा रहना चाहते हो तो डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। बिना डेमोक्रेसी के वो जिंदा नहीं रहेंगे। कभी न कभी कोई आदमी रिवोल्ट करके डिक्टेटर बन बैठेगा। मतलब आपके कहने का मतलब सो कॉल्ड डेमोक्रेसी रही नहीं है, पर इसमें जनता को गुमराह करके ये वोट की तो वैक्यूम क्रिएट करके अच्छा, तो ये जॉब है। अब क्या डेमोक्रेसी, खुद बीजेपी की सेंट्रल कमेटी की कोई मीटिंग नहीं होती इंटरनल डेमोक्रेसी पर। उनका पता ही नहीं कि उसके मेंबर कौन कौन है और कितने हैं। कोई उनकी कभी 2 सालों में भी एक मीटिंग नहीं हुई। मोदी जितने काम करता है, मोदी बहुत गड़बड़ियाँ, बहुत तरह के प्रोग्राम बनाता है। कभी अनाज बांटने के, कभी कोई औरतों को देने के, कभी किसी को देने के, ये वोट के लालच के लिए सब कुछ करता है। सो करता है वेलफेयर का, अपनी वजह से, अपने मन में आती है कंसेंसस बिल्डिंग हमेशा कोई बता देता है, बस उससे विचारा करके नहीं करता, उसको बता देता है तू साथ रहना, ये किया। तो ये रोल है। मानते आप इंडिया एक ऑथोरिटेरियन स्टेट बन गया? ऑथोरिटेरियन स्टेट इस रूप में नहीं बना कि अथॉरिटियन स्टेट के पास वायलेंट लीडर चाहिए, सपोर्टर, वो है नहीं। बीजेपी के अंदर
इतने खोखले हैं कि वो लोग लड़ नहीं सकते। उनको मोदी को, जो आदमी मोदी से बात नहीं कर सकता, मीटिंग में बोल नहीं सकता, सवाल नहीं कर सकता, वो आदमी कभी ऐसा थोड़ा ही कर सकता है। वो तो एक ही रहेगा। तो ये स्थिति है विचित्र। बिल्कुल सर, काफ़ी इंसाइट व्यू रखा। और यही है कि आज जो इंडिया में डेमोक्रेसी के नाम से है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो राइटिस्ट लोग हैं वो उठा रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम से उठा रहे हैं। जैसे भी आप देखें, अम्बेडकर साहब के नाम से ले लीजिए, किसी के नाम से ले लीजिए, फ़ायदा उठा रहे हैं। वैक्यूम अपने वोट को देके इवन सारे इंस्टीट्यूशन पे उनका कब्जा है। एंड दे शोइंग लाइक वी डूइंग ऑल नॉर्म्स फिल कर रहे हैं वो, पर इन रियलिटी वो ये चीज़ें रखना चाहता है ढकोसला के रूप में एंड रूल कर रहे हैं। तो सर लगता नहीं है एक टाइम पे सप्रेस होके जनता इंडिया में रिवोल्ट कर सकती है? नहीं, ये जो सप्रेस करेंगे इतना, ये जो धीरे धीरे हुआ है ना, वो पहले दौर में नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 1913-14 से 19 तक, 19 में शुरू हो गया विरोध, खुद बीजेपी में भी और आम पब्लिक में भी। वो दूर करने के लिए उसने वो 40 आदमी मरवाए, आर्मी के जवान, आर्मी के 40 आदमी, और उन पर हमला दिखाया नकली, खुद ही जीप, खुद की जीप को चलाने वाला उसका आदमी जो अभी जिंदा है, अभी रहता है, उसको न अरेस्ट किया न मुकदमा मरा। और उस को ये बनाया गया कि उग्रवादियों ने कर दिया। मतलब इनको एक कमज़ोर दुश्मन चाहिए दिखाने के लिए जनता को। वहाँ एक दुश्मन चाहिए कमज़ोर, वो भी पाकिस्तान जैसा। यानी ये जो है पाकिस्तान के कहने से उन उग्रवादियों ने हमला कर दिया, ये ले लिया, उसको खूब पब्लिसाइज करके वोट ले लिया। तो ये 2 टिकड़ में चल गई। अब 24 का जो था आंदोलन, देखा ये जाएगा कि कोशिश की बीजेपी ने अकेले लड़ने की, 24 में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने पटाया जो दूसरी पार्टियां थी उनको, और 3-4 पार्टियां और बुला के और चुनाव लड़ा। उसके बावजूद 340 यानी 240 सीटें मिली, 272 की बजाय। तो अब राज चल रहा है, वो नीतीश कुमार और एक टूडो, उन दोनों के कारण चल रहा है। अगर ये दोनों अलग हो जाए तो माइनॉरिटी में जाएगी। उनके भी कोई न कोई पॉइंट है, वो दबाते हैं, तब रहते हैं, दबाते नहीं, वो रहते क्या, उसकी सेवा करते हैं। अच्छा, उनको खूब पैसे देते हैं, पर्सनल जितनी जरूरत हो पूरी करते हैं, और पब्लिक को राजी करने के लिए पैसे देते हैं। उन दोनों के भी दिमाग में ये है कि अपने राज रखना है तो मोदी बड़े पैसे खर्च करो, रखो। पर अब ये तो फंस गया नीतीश कुमार, तो इसकी पोल तो खुल गई और ये फिजल आउट हो गया बिहार में ये कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है वो यार उसका हो जाए। सर इंडिया की जो भी अब की जो है, अब के मोदी क्या करेगा ये पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। चुनाव आने का जो बात है, चुनाव आने से पहले कौन सा खेल करेगा, किस तरह से जिंदा रहेगा, इसमें शक है।
कुछ भी हो सकता पूरी गुंजाइश है कि अब मोदी दोबारा पावर में नहीं आए। पावर में नहीं है। ये काफ़ी मासेस में सर पब्लिक डोमेन में रूरल हम जाते हैं तो ये मिलता है सुनने के ऊपर। इन द एंड जब पेटी की बात आती है, बैलेट बॉक्स की बात आती है, तब कहीं ना कहीं हम लॉस्ट कर जाते हैं। एंड सर वन मोर थिंग, लाइक जो अभी इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या आवाम से थोड़ा बहुत भी कुछ आवाम ओरिएंटेड है, या ये ओनली कॉरपोरेट की गवर्नमेंट, कॉरपोरेट रन कर रहे हैं इसको? और क्या कॉरपोरेट रन कर रहे हैं तो यूएस कॉरपोरेट का इन्फ्लुएंस है? यूएस से जो पॉलिसी बनती है यूएस की दबाव में या कहिए कि उसका पैसा लेना है अपने काम को चलाने के लिए। राजे जो हिंदुस्तान के कॉरपोरेट है वो गरीब और कॉरपोरेट उनके मुकाबले बहुत बड़े नहीं है उनके मुकाबले। हाँ, इसलिए उनसे पैसा लेने के लिए उनके दबाव में है, और यही पॉलिसी हमको अमेरिका के गुलाम बनाती है, और यही मोदी कर रहा है। तो कॉरपोरेट जो है उसको मोदी को सपोर्ट करती है, पैसे देती है कमा के। आज करोड़ों तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की इवन जो पॉलिसीज़ बनती है आज, जो फार्म पॉलिसीज़ है या किसी में अभी ट्रेड डील की बात चल रही है उसके, तो सर के कहने का मतलब कि इंडियन कॉरपोरेट घरानों से नहीं है, यूएस से इन्फ्लुएंस है, यूएस की जो भी है यह काम कर रहे हैं। और इंडियन तो आगे किए हुए हैं नाम के तौर पर। और इंडियन जो टाटा एक थोड़ा इंडिपेंडेंट ठीक आदमी है, टाटा इंडिपेंडेंट, बाकी परिवार तो सारे के सारे बिके हुए हैं जो बिल्कुल ही अमेरिकन के गुलाम है, और मोदी जो कहता है वही करते हैं, और मोदी को उनसे पैसा मिलता है। उनके क्रोनीज वो जो भी अपनी कमाई के लिए कोई लॉ बनाना चाहे लोकल, किसानों के रेट्स तय करने के, मजदूरों के तय करने के, जो आम नीति तय करते हैं वो उनसे ही करते हैं, और उसके बदले में वो पैसा देते हैं। अच्छा, तो सर क्या इंडिया का वापस वो दौर आ सकता है जब ग्लोबल साउथ को इंडिया लीड करे? अभी WTO में देख लीजिए सर, बोलते ही नहीं है मोदी साहब, तो हमें आम मिलाते हैं जाके ट्रम्प साहब के साथ, जो भी इशू जाते हैं WTO में अपन डेवलपिंग कंट्रीज जो मोदी के सामने होते तो कुछ भी नहीं हो सकता, पीछे ही रहेगा ये। मोदी अब के बोला नहीं, क्या बोले मोदी? सेंटर और लेफ्ट की जो अभी इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसकी गवर्नमेंट आती है, या जो न्यू जनरेशन है, क्या लगता है कि एक टाइम आएगा जब इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड करेगा सर? सोचते हैं आप, उम्मीद रखते हैं? वैसे नेचर का कॉमरेड ऑप्टिमिस्टिक तो होते हैं ऑलवेज सर। असल में ये लॉ का भी नेचर है कि नेचर खुद ही चेंज करती है। तो इंसान जो है ये उम्मीद तो सब रखते ही है, उम्मीद है कि ऐसा दौर भी आएगा जब ना मोदी रहेगा ना अमित शाह रहेगा, और देश में ऐसी सरकार बनेगी जो जनता के लगाव में होगी, जनता के हित की होगी। ये दौर आने की उम्मीद है। हेलो सर, इंडियन जो मासेस है वो लॉजिक बेस्ड इंटेलेक्चुअलिटी एंड लाइक क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं लॉस्ट कर रही है, आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा है, कांग्रेस पहले मर गई थी, बिल्कुल जीरो हो गई थी आज से 5 साल पहले। ये राहुल ने, चाहे राहुल में चोर नहीं है, वो धीरे धीरे मेंटेन कर रहा है अपनी पोजीशन, पर वो पोजीशन में नहीं आया जिस पोजीशन में खड़गे से ऊपर हो। पर
पर खड़गे और ये दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को जिंदा करने की, और कांग्रेस को जिंदा भी हुई है, इफेक्ट हुई है। कोई भी लड़ाई मोदी के खिलाफ बिना कांग्रेस के नहीं लड़ी जा सकती। अच्छा, कांग्रेस को लेके लड़ी जा रही है, मेन स्ट्रीम पार्टी है ये मेन स्ट्रीम पार्टी है। नहीं सर, इसमें मैं ये भी पूछ रहा, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, जो हम लोग हैं वो हम कहीं ना कहीं जो लॉजिक बेस्ड है या क्रिटिकल थिंकिंग लॉस्ट कर रहे हैं, आप लगते हैं जनरेशन है जो न्यू है स्कूल कॉलेज में जो आज की बच्चे, क्या लगता है ही नहीं, इंडिया में है नहीं, मानते आप इसका सर? इसका असर तो है ही। क्रिटिकल लोग जो है, नौजवान बच्चे कभी ये राजनीति जानते ही नहीं, इतनी समझ ही नहीं। जो हम जिस उम्र में पढ़ते थे उसमें पूरे का पूरा विद्यार्थी समाज जो था, ऊपर के विद्यार्थी पूरे, चाहे नौकरी करने जाएं और चाहे नौकरी ना करें, उनमें चेतना थी। वो चेतना बड़ा दौर नहीं आया। स्लेव तैयार हो रहे, स्लेवों की खेप तैयार हो रही है। हाँ, खेप तैयार। ओके, सो थैंक यू सर, आपने टाइम दिया एंड आपको क्रांतिकारी रेड सैल्यूट पेश करता हूँ मैं सर। एक सर, आपका पूरा परिवार एथिस्ट है या सर आप पर्सनली अपने बारे में जाएंगे, आप एथिस्ट है सर? मानते, गॉड में बिलीव करते हैं या? देखो, मैं तो नहीं करता, मैं तो बिल्कुल शुरू से ही जब से पढ़ता था। कॉलेज लाइफ से या स्कूल लाइफ से? स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ से आप एथिस्ट हो गए थे मतलब? इतने एक चंद्रदेव टीचर था हिंदी का, वो एथिस्ट था और वो मेरा गुरु था। उसने बैठ के स्कूल के अंदर लेक्चर देता था। अच्छा। भगवान की कल्पना के खिलाफ और ये पूंजीपतियों की देन, पूंजीपति समाज को लूटने के लिए भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। कभी आपकी फैमिली ने डोनेशन दिया है धार्मिक नाम पे कहीं भी? फैमिली ड्यूरिंग आप एमएलए टेन्योर में भी? एमएलए टेन्योर में भी नहीं दिया, मैंने खुद नहीं दिया, पर मेरी फैमिली में ये है कि अभी जो हमारे वकील साहब, उस पर तो असर है। उस ये है वो थोड़ा मेरे असर में है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं, सर उनका क्या बताया? वो थोड़ा सा असर है उस पर, उन पे असर है। अच्छा। इतना धार्मिक नहीं है वो, कोई प्रोग्रामों में नहीं जाता, कोई मंदिर में कभी नहीं जाता, गया ही नहीं कभी, इस तरह के। पर उसकी वाइफ उतनी कट्टर है। अच्छा। उल्टी है। हालांकि दोनों कोई आपस की जानवर नहीं है, पर वो इस मामले में मंदिर जाना आना, पंडितों को बुलाना, और वो फ्रीडम है मेरे घर में। पंडित भी आते हैं, कम्युनिस्ट भी आते हैं। अच्छा। कम्युनिस्ट आते हैं तभी उनको खाना खिलाते हैं। हाँ। पंडितों को करते हैं। अच्छा। और सर आपका यूएस में सेटल्ड है आपका पुत्र, उन्होंने कि क्या डॉक्टर है सर, सर्जन है क्या? डॉक्टर है वो, ज़्यादा मेरे विचारों का है। अच्छा। वहाँ होते हुए कम्युनिस्ट तो वहाँ मूवमेंट है ही नहीं। बहुत बढ़िया सर। वो सिंपैथी रखता है। अच्छा। आप यूएस गए सर कभी? यूएस में गया था 93 में। 93 में? अच्छा सर। 3 महीने रह के आया था। क्या सर? 3 महीने रह के आया। 3 महीने यूएस रह के आए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा एज ए सोसाइटी यूएस? असल में सोसाइटी वहाँ है ही नहीं, इंडिविजुअल लोग हैं। इंडिविजुअल लोग हैं। वैसे मैं आपको फैमिली से एसोसिएट कर रहा था, आई एम रॉन्ग देयर सर। आप पब्लिक एसेट हो, हम आपको जो पब्लिक है
आवाम है उन्हीं का, वही आपका परिवार है, तो हम भी आपके परिवार ही के सदस्य हैं। तो मैं एसोसिएट करके ये गलती कर रहा था। इंडिविजुअल लोग है, लिबर्टी है, ये चीज़ें हैं वहाँ है। और हमारे क्या है कि ये जो ऑटोक्रेसी है, जो अपने बोलते हैं, जो अथॉरिटी को सवाल नहीं कर सकते, अथॉरिटी हमारे परिवार से ही होती है। आज एक परिवार इंडिविजुअल कहीं वोट अलग डालता है या कोई अलग विचार रखता है, तो हमारे घरों से ये गुलाम तैयार किया जाती है। पिता से सवाल नहीं कर सकते, दादा से सवाल नहीं कर सकते, तो फिर ये पार्टियों की तो करेंगे ही। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड कॉमरेड्स। एंड सर से मिल के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी इंसाइट रखते हैं, बातें तो बहुत कुछ कर सकते थे अपन, 2-3 घंटा का एपिसोड कर सकते थे, पर सर के बारे में अब आपको बुक्स में या अदर पेपर के थ्रू जानकारी मिलेगी, तो ज़रूर पढ़ना। एंड थैंक यू सर। ठीक।